Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, can you hear me? Yes, sir. Yes, sir. जी सर। तो आज हम जो है प्रैक्टिकल का पोर्शन कवर करेंगे जिसमें जो है एसेट्स की डेप्रिसिएशन जो है वो कैलकुलेट करने का तरीका मैं बताऊंगा आपको। तो डेप्रिसिएशन बेसिकली जो है होता है कि डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट्स। एसेट की वैल्यू जब आप कुछ अरसे तक एसेट को कोई भी एसेट है आप इस्तेमाल करते रहें तो उसकी जो वैल्यू है वो डिक्रीज कर जाती है। अब वो डिक्रीज जाहिर है कि वो वेयर एंड टेयर की वजह से भी हो सकती है, डिफरेंट रीजन की वजह से। मसलन आपको जो है ना ट्रैक्टर चलाते रहे हैं, आप देखते हैं कि कुछ शुरू में तो सही चलता है, उसके बाद कुछ अरसे के बाद वो उस पर खर्चा बहुत ज्यादा होना शुरू हो जाता है, जाहिर है वेयर एंड टेयर हो गई उसकी। तो बेसिकली जो है अकाउंटिंग बुक्स के अंदर आप डिफरेंट तरीकों से ये जो डिक्रीज इन वैल्यू है वो आप रिकॉर्ड करते हैं। तो पहले तो मैं आपको थोड़ा सा एसेट्स के बारे में बता दूं ताकि, क्योंकि ये जो डेप्रिसिएशन है ये खास तरह के एसेट्स के लिए कैलकुलेट की जाती है, तमाम एसेट्स के लिए नहीं कैलकुलेट की जाती। अब जो हमारे पास एसेट्स होते हैं, जो भी प्रोडक्शन एसेट्स हैं, दीज आर डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स। पहले होते हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंस, जो जाहिर है कि जो एसेट्स है आपको परचेज कर रहे हैं, तो एक हम टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंस की, एक होते हैं नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। तो ऐसे एक्सपेंस जो कि ऐसे जो आइटम खरीदे जाए विच आर एक्सपेक्टेड टू लास्ट 1 ईयर और लेस, जो कि 1 साल के अंदर जो है वो 1 साल तक चले या उससे भी कम चले बिजनेस के अंदर, ऐसे जो है उसको कहते हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंस। मसलन आप कोई खाद खरीद लें, सीड खरीद लें, जाहिर है कि वो उसमें आपने फौरन जो है किसी सीजन के लिए जो है गंदम को से फॉर एग्जांपल गंदम को उगाने के लिए खाद खरीदी है, जाहिर है खाद खरीद के वो पूरा वो साल से ज्यादा नहीं चलनी, वो जाहिर है आपने उसी सीजन में इस्तेमाल करनी। इसी तरह बीज खरीदा उसी सीजन में इस्तेमाल करिए। तो इस तरह के एक्सपेंसेस जो आप कोई चीजें खरीदते हैं जो कि 1 साल या कम अरसे के लिए जो है उस पर चलने में, ऐसी चीजें जो खरीदते हैं उनको ऑपरेटिंग एक्सपेंस कहते हैं। बहुत सारे ऑपरेटिंग एक्सपेंस बिजनेस के अंदर होते हैं, कुछ होते हैं नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। अब एक्चुअली जो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट आपने करनी है, दीज आर फॉर नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। मसलन वो तमाम चीजें जो बहुत सालों तक चलेंगी, आइटम विच आर एक्सपेक्टेड टू लास्ट मेनी इयर्स, बहुत सालों तक जो चलेंगी, वो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है। मसलन इंप्लीमेंट है, अब इंप्लीमेंट के भी आपके डेप्रिसिएशन होगी, बिल्डिंग है, इरिगेशन फैसिलिटीज हैं, इस तरह के जो है ये इनकी आपने जो है ना कैलकुलेट करनी होती है डेप्रिसिएशन। जो ऑपरेटिंग एक्सपेंस एक्चुअली होते हैं उसकी आप डेप्रिसिएशन नहीं कैलकुलेट करते। तो फेयर वैल्यू ऑफ कॉस्ट शुड बी चार्ज टू ईच ईयर ऑपरेशन until the full purchase price is recovered। आपने एक खास कीमत फिक्स कर लेते हैं। अब मुख्तलिफ तरीके मैं आपको आगे बताता हूं कि किस तरीके से आप कैसे ये फेयर वैल्यू आप डिटरमिन करते हैं। तो वो जो है आप ऐसे समझ लें कि एक खास कीमत को आप जितने उसकी लाइफ है उस एसेट की, आप हर साल उसको जो खास कीमत जो है अपने पास अकाउंट के अंदर लिखते जाते हैं, ताकि जो है जब एंड होगा वो पूरा जो है वो खत्म होगा, ड्यूरेशन जितने अरसे उस चीज में रहना है, आप वो जो आपको एक्सपेक्टेड लाइफ है उसकी, तो वो बाजू का कोई इम्प्लीमेंट कोई चीज खरीद रहे होते हैं तो उसकी जो है वो आपको जो है जो इंजीनियर है या जो फर्म आपको दे रही है वो आपको बता देते हैं कि जी इसकी इतनी लाइफ है। अब उस लाइफ तक आपके अकाउंट्स के अंदर बेसिकली आपने उस वक्त तक डेली हर साल, फर्ज करें एक इक्विपमेंट है 5 साल उसकी लाइफ है, हर साल उसमें जो है कुछ न कुछ हद तक पैसे वहां जो है वो कास्ट जो है वो ऐड करते जाएंगे अनटिल के वो जो है उसकी पूरी 5 साल के बाद उसकी पूरी कीमत रिकवर हो जाए। तो अभी हम एग्जांपल करेंगे तो आपको ये चीजें जो है वो क्लियर हो जाएंगी। तो ये नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के लिए। तो डिक्लाइन इन वैल्यू ऑफ नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, अब हम वही कह रहे हैं टाइप ऑफ प्रोडक्शन एसेट चार्ज टू 1 ईयर ऑपरेशन। डेप्रिसिएशन बेसिकली है किसके लिए? नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस के लिए। अब जो डेप्रिसिएशन है बेसिकली 2 मुख्तलिफ तरह की है टाइप्स ऑफ डेप्रिसिएशन। अगर आप देखें, एक होती है यूज डेप्रिसिएशन। अब जाहिर है कि एक कोई इंप्लीमेंट है, कोई चीज है, आप उसको इस्तेमाल कर रहे हैं, उसकी वजह से भी वेयर एंड टेयर होने की वजह से वो उसकी वैल्यू कम हो जाती है, डिक्लाइन हो जाती है वैल्यू। अब जाहिर है कि इस्तेमाल की वजह से एक्चुअल एक्सपेक्टेड लाइफ ऑफ एन एसेट शुड बी बेस्ड ऑन द पास्ट एक्सपीरियंस ऑफ द फार्मर। अब अगर हम ये कहें ना कि जी ये जो इसकी एक्सपेक्टेड लाइफ जो है वो एक्चुअली है कितनी,
अब बाज़ औक़ात हो सकता है कि ऐसे आपको जो है ना कोई चीज आप परचेज करें, आपको जो इंजीनियर है तो वो बताते हैं, अगर आपको नहीं पता कि वो कितनी जो है ना उसकी लाइफ कितनी है, तो आपने आपका पीछे जो एक्सपीरियंस है वो डिटरमिन करेगा कि इसकी लाइफ कितनी है। जैसे एक इम्प्लीमेंट आपने लिया था, आपको लगा जी वो 5 साल तक सही चलता रहा और 5 साल के बाद अब वो वेयर एंड टेयर की वजह से खत्म हो गया है। अब जाहिर है कि जो पिछला पास्ट एक्सपीरियंस है वो आपको बताएगा कि एक्चुअली उसकी एक्सपेक्टेड लाइफ कितनी थी, एक भी किसी भी इम्प्लीमेंट की या किसी भी जो है आपको चीज जो परचेज करते हैं, तो एक्चुअल एक्सपेक्टेड लाइफ एन आइटम शुड बी बेस्ड ऑन द पास्ट एक्सपीरियंस ऑफ द फार्मर और एज रिकमेंडेड बाय इंजीनियर। दो तरीके हैं, या इंजीनियर रिकमेंड कर देगा, इन केस वो नहीं कर रहा तो फिर उस फार्मर का पास्ट एक्सपीरियंस है कि उसकी लाइफ कितनी है किसी भी चीज की। आपने जाहिर है देखना है कि जी उसको मैं कैसे अपने अकाउंटिंग रिकॉर्ड के अंदर इस तरीके से एडजस्ट करूं कि वो जो है वो जितनी उसकी लाइफ है उस वक्त तक जो है वो आपकी कीमत पूरी हो जाए वहां, फिर आप नया परचेज कर लें उसको। जो है वो सालवेज वैल्यू होती है कि आप उसको सेल कर दें, उसको उस वक्त जितनी 5 साल उसकी अगर लाइफ थी तो 5 साल के बाद उसको सेल करें, और जितनी आपके पास जो है प्राइस आएगी आएगी, बाकी जो है आपके पास इतना अकाउंट्स के अंदर जो है वो पैसे अकमुलेट हुए हुए हैं, आप उसको जो है वो वहां से नया परचेज कर लें। तो एक होती है डेप्रिसिएशन, यूज डेप्रिसिएशन, जो एसेट की वैल्यू जो इस्तेमाल करने की वजह से कम हो जाती है, यूज डेप्रिसिएशन है। सेकंड वन इज द टाइम डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन ऑफ एन आइटम ड्यू टू टाइम। जो मतलब एक खास अरसे के बाद हम कहते हैं ना कि एक चीज मतरूक होगी, ऑब्सोलीट हो गई है जी, ये जो है ना अब इसका काम नहीं है। अक्सर आप देखते हैं कि जी नई नई एडवांसमेंट आ रही है, नई चीजें आ रही हैं, तो उसमें हम देखते हैं कि पिछली जो चीज थी ना वो अब वो जो है ना उसकी वैल्यू नहीं रही, अब नई चीजें आ गई उसकी वजह। तो डेप्रिसिएशन या डिक्लाइन इन एसेट ऑफ वैल्यू वो ड्यू टू टाइम भी होती है कि खास अरसे के बाद वो ऑब्सलीट हो गई है, वो मतरूक हो गई है। तो ड्यू टू इस ऑब्सलीटनेस ये जो है ये बेसिकली जो है डेप्रिसिएशन ऑफ ओल्ड कंप्यूटर। जैसे आप देखें कभी हमारे पास जो है ना ये डेस्कटॉप कंप्यूटर हुआ करते थे, अब डेस्कटॉप कंप्यूटर को कोई नहीं लेता, अब उसकी बजाय लैपटॉप आ गए हैं। उसके पहले डेस्कटॉप के बाद एक टावर केसिंग शुरू हुई, फिर मजीद स्मार्ट में अब लैपटॉप आ गया। आप जो है ना मार्केट में अपना जो है ना ओल्ड वही कंप्यूटर सेल करने के लिए जाए तो वो कहते हैं ये तो आप इसकी बहुत आपको लो प्राइस देंगे। अब वो टाइम डेप्रिसिएशन है कि खास टाइम के बाद अब वो नए मॉडल इतने आ गए हैं कि अब आपको वो पुराना ऑब्सोलीट हो चुका है, वो जो है ना ये इसको एब्सोलिसेंस भी कहा जाता है, इसको अगर जो टाइम के साथ एक चीज ऑब्सोलीट हो जाए। तो ये डेप्रिसिएशन की दूसरी किस्म थी। वन है द यूज डेप्रिसिएशन, जो आप इस्तेमाल के बाद एक चीज जो है वो वेयर आउट होने की वजह से वो अपनी वैल्यू डिक्लाइन कर जाए। और दूसरी टाइम डेप्रिसिएशन के खास टाइम के बाद जो है ड्यू टू टाइम उसकी वैल्यू डिक्लाइन कर दे। अब इंफॉर्मेशन जो है क्या चीज चाहिए जब आप डेप्रिसिएशन को कंप्यूट कर सकते हैं। एन इन्वेंट्री ऑफ ऑल द फार्म एसेट्स, आपके फार्म के ऊपर जो जो चीजें हैं, मसलन उसमें मोटबोट प्लो है, डिस्क प्लो है, बाकी जो है कल्टीवेटर है। इन्वेंट्री कहते हैं लिस्ट को, कि तमाम जितने भी फार्म के एसेट्स उसकी लिस्ट आपके पास होनी चाहिए। पहली बात, जो चीजें चाहिए आपको कैलकुलेट करने के लिए। दूसरी क्या चीज है, ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ फार्म ऑल फार्म एसेट, कि उन तमाम एसेट्स की जो उसकी असल कीमत है वो आपके पास मौजूद हो, कि वो जो है उसकी एक्चुअली मसलन एक जो है अगर मोट बोर्ड प्लो मेरे पास जो है वो कोई 2.25 लाख का है जो मेरे पास इनवाइस थी, तो वो मुझे कीमत मुझे पता हो उसकी। तीसरी, टाइम ऑफ परचेज ऑफ ऑल फार्म एसेट, कि आपने कब उसको परचेज किया था। ये जाहिर है कि आपने उसकी जो लाइफ देखनी है कि कितने साल तक आपने उसकी डेप्रिसिएशन एडजस्ट करनी है। तो बेसिकली आपको उसकी जो है वो टाइम ऑफ परचेज पता होनी चाहिए, और उसके बाद टाइम ऑफ परचेज से लेकर उसके वो जो जितना ड्यूरेशन है उसकी लाइफ है जितनी, तो वहां तक आप डेप्रिसिएशन उसके लिए चार्ज करेंगे। देन फोर्थ वन इज द एस्टिमेशन ऑफ वर्किंग लाइफ ऑफ ऑल द फार्म एसेट। ये हम बात वही कर रहे हैं कि जितनी लाइफ या वर्किंग लाइफ है कि कितने साल तक वैसे रहे आपके पास। जो हमने पहले कहा कि जी या वो इंजीनियर आपको डिटरमिन करके देगा, या फिर आपके पास्ट एक्सपीरियंस आपको बताएगा कि आप इस एसेट की कितनी जो है इसकी वर्किंग लाइफ कितनी है। और लास्ट वन इज द साल्वेज वैल्यू। तो साल्वेज वैल्यू कहते हैं कि जब उसकी लाइफ खत्म हो जाएगी एसेट की, उस वक्त उसकी कितनी कीमत होगी। जैसे जंग कह देते हैं ना कि जी 5 साल एक एसेट चलना था, अब 5 साल तक वो चल गया, उसके बाद उस वक्त इसकी कितनी कीमत होगी, वो साल्वेज वैल्यू या उसको जंक वैल्यू भी कहा जाता है। तो ये 5 चीजें आपके पास, एक हमने बात की इन्वेंट्री की लिस्ट, दूसरी उनकी कितनी कीमत के एसेट्स थे सारे,
एसेट की इन्वेंट्री की लिस्ट, फिर एक जो है ओरिजिनल कॉस्ट उनकी कितनी थी, थर्ड हमने बात की किस टाइम पे वो परचेज किए गए थे, फोर्थ हमने बात की कि वो उसकी वर्किंग लाइफ कितनी है, और फिफ्थ वन इज दी साल्वेज वैल्यू या जंक वैल्यू के जब हम उसको 5 साल या जितने अरसे की उसकी वर्किंग लाइफ है उसके बाद बेचेंगे तो उसकी कितनी कीमत होगी, दैट इज साल्वेज वैल्यू या जंक वैल्यू भी इसको नाम दिया जाता है। अब ये 5 चीजें अगर आपके पास होंगी, यू कैन कंप्यूट द डेप्रिसिएशन। तो एक हम टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं डेप्रिशिएबल वैल्यू। तो डेप्रिसिएबल वैल्यू क्या होती है, जितनी उसकी ओरिजिनल कास्ट है उसमें से आप साल्वेज वैल्यू को माइनस कर दें, दैट इज कॉल्ड इज डेप्रिसिएबल वैल्यू। तो ओरिजिनल कास्ट फर्ज करें एक जो है हमारे पास इम्प्लीमेंट है वो कोई 2.25 लाख का है, मैं कहता हूँ जिसकी जो जब मैं 5 साल के बाद जब मैं उसको सेल करूंगा तो ये जो है ना कोई मुझे उस वक्त भी जो है ना 75,000 दे जाएगा। तो अब वो क्या होगा, 1,75,000 में से जंक वैल्यू क्या है, जब मुझे मैं उस वक्त सेल कर रहा हूँ मुझे उसको जितनी वैल्यू मिल रही है 1,75,000 में से 75,000 माइनस कर दूं, मेरे पास 1 लाख जो बचेगी, दैट इज डेप्रिशिएबल वैल्यू। मीन मैं 1 लाख रुपए पे डेप्रिसिएशन लगा सकता हूँ, जितनी भी उसकी लाइफ है मैंने 1 लाख एडजस्ट करने हैं, बाकी मुझे जंक वैल्यू से आ जाएगी, मुझे पूरी कीमत मिल जानी, मैं एट द एंड नया परचेज कर सकता हूँ। तो साल्वेज और जंक वैल्यू इट इज द वैल्यू ऑफ एन आइटम इट विल फेच आफ्टर इट्स वर्किंग लाइफ, कि जब आप उसकी जितनी लाइफ है उसके बाद उसको सेल करेंगे तो उस वक्त उसकी कितनी जो है कीमत आपको मिलेगी, दैट इज जंक वैल्यू या साल्वेज वैल्यू इसे कहते हैं। हम डेप्रिसिएशन की तरफ आते हैं, अमाउंट बाय विच फार्म रिसोर्सेज डिक्रीज इन वैल्यू। ये बेसिकली वही अमाउंट है जो कि जिसकी जो है जो जितना एक फार्म एसेट ने डिक्रीज होनी है, जिसकी वैल्यू डिक्रीज होनी है, ये वो बेसिकली अमाउंट है जो हम ये डेप्रिसिएबल वैल्यू की बात कर रहे थे। तो डेप्रिसिएशन बेसिकली वही अमाउंट है जहां तक वो एक एसेट डिक्रीज करेगा, डिक्रीज वहां तक करेगा ना, मतलब 5 साल तक उसकी जो लाइफ थी, अब उसकी 5 साल के बाद भी आपको 75,000 मिल जाते हैं, तो 1 लाख वो अमाउंट होगी जो कि जितना वो डिक्रीज करेगा। तो डिक्लाइन ऑफ वैल्यू ऑफ एसेट एज ए रिजल्ट ऑफ यूज, हमने यूज डेप्रिसिएशन भी कही एक टाइम, हमने कहा कि वेयर एंड टियर वही यूज डेप्रिसिएशन के अंदर आती है, एक्सीडेंटल डैमेज की वजह से भी आ सकती है, ये वो भी जाहिर है कि आप चला रहे हैं यूज कर रहे हैं, एक्सीडेंटल डैमेज हो गया, एंड टाइम एब्सोल्यूशंस के यूजफुलनेस यूजलेसनेस के टाइम के बाद एक चीज यूजलेस हो गई, तो टाइम एब्सोल्यूशंस से कहा जाता है कि टाइम के साथ जो हम टाइम डेप्रिसिएशन की बात कर रहे हैं, तो डेप्रिसिएशन ये डिफरेंट, इसमें यहाँ अगेन एक तरह से ये रिपीट हुई है कि ये 2 तरह की डेप्रिसिएशन की, यूज डेप्रिसिएशन और टाइम डेप्रिसिएशन। Depreciation involve prorating the original cost of an asset over its useful life, कि आप इसकी जो ओरिजिनल कास्ट है उसको यूजफुल लाइफ तक आप उसको प्रोरेट करते हैं, आप उसको जो है ना वो करते हैं कि ये जो है जो 1,75,000 अगर ओरिजिनल कास्ट है तो ये जो है यूजफुल लाइफ 5 साल है, तो 5 साल तक ये जो है ये हर साल कितना जो है आपको ये एक अपनी कीमत जो है वो अपनी इस्तेमाल कर लेगा। तो अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन चार्ज शुड कोरस्पॉन्ड टू द लॉस इन वैल्यू ऑफ एसेट ओवर टाइम, कि ये बेसिकली लॉस इन वैल्यू ऑफ एसेट्स के साथ ये कोरस्पॉन्ड करती है, कि ये जो है ये कितने जो है एक खास 5 साल अगर उसकी लाइफ है तो 5 साल तक वो कितनी कीमत जो है हर साल लॉस करते जाएगा। कंप्यूटेशन ऑफ डेप्रिसिएशन वुड नॉट बी नेसेसरी इफ ऑल द आइटम्स परचेज्ड वर completely worn out by end of each year। अब एक सूरत हाल हो सकती है कि ये एक चीज आपने खरीदी, अब वो तो थी तो ऐसी कि वो लॉन्ग टर्म पे चलने वाली थी, वो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस था वहां आपने की, लेकिन अब वो 1 साल के अंदर मेरी चीज खत्म हो गई, बिल्कुल ही वर्न आउट हो गई, खत्म हो गई। अब फिर उसकी जाहिर है कि वो आपने डेप्रिसिएशन तो कैलकुलेट करनी थी साल के बाद, साल से पहले खत्म हो गई तो फिर उसकी डेप्रिसिएशन नहीं कैलकुलेट की जाएगी, जाहिर है कि आपने वो तो पहले ही खत्म हो गई। तो ये जो है would not be necessary if all the item purchased were completely worn out by the end of each year. However, items such as building, equipment, livestock are used up gradually over the long period of time. तो जाहिर जो ऐसे नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ऐसी चीजें जो कि ग्रेजुअली लंबे अरसे तक जो है वो चलनी है, उनका तो जाहिर है कि एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग तो चलनी है, इक्विपमेंट है वो भी जा रहे हैं 1 साल के अंदर खत्म नहीं हो जाएगा। तो इसी तरीके से वो लाइफ स्टॉक भी आपने रखा हो, उनके लाइफ स्टॉक भी लंबे अरसे तक जो है ना चल सकता है। अब हम बात करें, ये तो था कि
मैंने अभी कंसेप्ट दिया है कि डेप्रिसिएशन होती क्या है, डेप्रिसिएशन किस तरह की होती है, डेप्रिसिएशन बेसिकली करते क्या है। नाउ वी विल कैलकुलेट द मेथड ऑफ कंप्यूटिंग डेप्रिसिएशन की कौन कौन से मेथड हम इस पे पढ़ेंगे, और उसके बाद जो है हम जो है आगे फिर अब मैं आपको उसके एक बकायदा एग्जांपल से मैं बताऊंगा सॉल्व करने के लिए इस मेथड में जो है ना क्या क्या कंडीशंस होती हैं जो मेथड बेसिकली यूज किया जाता है। तो इसमें जो है यहाँ बहुत सारे मेथड्स हैं जो डेप्रिसिएशन जो है यूज की जाती है कैलकुलेट करने के लिए। तो बहुत सारे मेथड हैं जो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के लिए। अब यहाँ स्टेटमेंट देखें, बट वन ऑफ दीज कैन बी कंसीडर्ड मोस्ट एप्रोप्रिएट अंडर ऑल सर्कमस्टांसेस। तमाम सर्कमस्टांसेस में ये सारे मेथड एप्लीकेबल नहीं है। बहुत सारे मेथड है, हर कंडीशन डिफरेंट होगी। मतलब आप ये नहीं कर सकते कि ये जो है ना किसी भी कंडीशन के अंदर कोई भी मेथड यूज कर ले, इस तरह की सूरत हाल जो है वो नहीं होती। There are two assumptions on which method of computing depreciation can be based on। दो मफरूज हैं जिसकी बेस पे आप जो है मेथड को कर सकते हैं। अब कौन सा मेथड आप यूज करेंगे, दो मफरूज हैं। नंबर वन, एसेट्स आर यूज्ड ऑन अ कांस्टेंट रेट ईयर आफ्टर ईयर। आप ये कहते हैं कि एक एसेट मैंने लिया, अब वो पूरा हर साल जो है एक खास रफ्तार के साथ ही अपनी वैल्यू डिक्लाइन कर रहा है। तो आप फर्ज करें इम्प्लीमेंट ले रहे हैं, इम्प्लीमेंट आप कहते हैं कि मैं हर साल इसको जो है मैं कोई 100 घंटे चलाऊंगा, अगले साल फिर 100 घंटे, अगले साल फिर 100 घंटे। अब वो क्या होगा, यूज कर रहे हैं आप उसको कांस्टेंट रेट के साथ हर साल, तो उसको ऐसी जो है इसके लिए मेथड और है। दूसरा क्या है, एसेट्स आर यूज्ड एट वेरिइंग रेट ईयर आफ्टर ईयर। आप कहते हैं कि मैं एसेट एक ले रहा हूँ, अब एसेट में पहले साल उसको जो है ज्यादा चलाऊंगा, मैं उसको 200 घंटे चलाऊंगा, अगले साल में उसको 100 घंटे चलाऊंगा, उससे अगले साल में उसको 50 घंटे चलाऊंगा। अब क्या है, ये वेरिएंट रेट के साथ यूज हो रहा है। तो यूज की बेसिस पे अब आपका मेथड चेंज हो जाएगा डेप्रिसिएशन का। डेप्रिसिएशन या वो पहली कंडीशन मैंने आपको बताई कांस्टेंट रेट के साथ आप इस्तेमाल कर रहे थे, हर साल 100 घंटे इस्तेमाल करें। दूसरा क्या है, आप शुरू में ज्यादा इस्तेमाल करें, बाद में कम इस्तेमाल करें, वेरिंग रेट के साथ इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये भी हो सकता है कि आप शुरू में कम इस्तेमाल करें, बाद में कहें कि मैं तीसरे चौथे साल में इसको ज्यादा चलाऊंगा। अब डेप्रिसिएशन का तरीका डिफरेंट हो जाएगा। A choice of method mostly depend upon the rate at which asset loses its value। चॉइस ये भी डिपेंड करता है कि किस रफ्तार के साथ एसेट अपनी वैल्यू लूज करता है। एडवांटेजेस जो एक मेथड की होती है ना, दूसरे मेथड की वही डिसएडवांटेजेस बन जाती है। तो मोस्ट कॉमन मेथड जो है, एक होता है एनुअल रीवैल्यूएशन, एक ये मेथड है। स्ट्रेट लाइन मेथड है, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड है, सम ऑफ ईयर डिजिट मेथड है, जिसको रिड्यूसिंग फ्रैक्शन मेथड भी कहते हैं, और कंपाउंड इंटरेस्ट मेथड। ये डिफरेंट मेथड्स हैं जो कि नॉर्मली ये यूज किए जा रहे हैं डिफरेंट उसके लिए। अब एनुअल रिवैल्यूएशन जो है, ये बेसिकली जो है ना एस्टिमेटिंग द मार्केट वैल्यू ऑफ एसेट इन द बिगिनिंग। शुरू में ही आप उसकी मार्केट वैल्यू को शुरू में ही वो कर लेते हैं, एस्टिमेट कर लेते हैं, एंड योर इन्वेंटरी एंड देन टेकिंग द डिफरेंस एज डेप्रिसिएशन। आप शुरू में की, जब उसकी एंड में वो इस्तेमाल हो जाता है एक साल तक, आप फिर उसकी दोबारा कीमत दोबारा लगवा लेते हैं। एक इनिशियल वैल्यू थी, अब जितना इस्तेमाल हो, मतलब 1 लाख का एसेट था, अब एक का एनुअल रिवैल्यूएशन क्या है, री का क्या मतलब है, आप दोबारा उसकी वैल्यू लगवाते हैं, री दोबारा वैल्यू उसकी कीमत लगवाना, हर साल उसकी दोबारा कीमत लगवाते हैं। एक शुरू में 1 लाख का लिया था, आप कहते हैं जी 1 साल आपने चलाया, एंड में आप कहते हैं कि इसकी दोबारा कीमत लगाओ। अब वो कहते हैं कि कोई लोग आते हैं, वो बताते हैं कि हम इसको जो है 50,000 में खरीदेंगे। अब उसकी अगले साल की वैल्यू क्या होगी, 50,000। अब आप क्या करते हैं, 1 लाख में से जो उसकी जो 50,000 निकाले कि हमने जो इस्तेमाल किया, 50,000 निकल के बाकी उसकी जो है ये 50,000 डेप्रिसिएट कर चुका है, बाकी इसकी 50,000 कीमत है। फिर अगले साल आप क्या करेंगे, उसको दोबारा कीमत लगवाएंगे और उसको देखेंगे कि अब ये इसकी कितनी कीमत है। अब
ये इस तरह का जो है लाइव स्टॉक के केस के अंदर किया जाता है एनुअल रिवैल्यूएशन। लाइव स्टॉक के केस, लाइव स्टॉक आपको पता है ना कि ये 1 साल के बाद जो है ना उसकी कीमत जब आपने फैटनिंग के लिए जानवर खड़े किए हैं तो वो नॉर्मली अप्रिशिएट कर जाते हैं। अप्रिशिएट का मतलब है इंक्रीज इन वैल्यू। अब वो आपने जानवर खड़ा किया, उसको जो है ना 1 साल के बाद वो बड़ा हुआ है, उसकी कीमत बढ़ी हुई है। अब रिवैल्यूएशन आप उसकी दोबारा जो है ना कीमत लगवाएंगे। अब कीमत लगवा के वो जो है उसको अब एप्रिशिएट नॉर्मली वो कर जाते हैं इस तरह के। ये एक मेथड रिवैल्यूएशन का होता है। तो दिस मेथड इज मोर यूजफुल इन केस ऑफ लाइफ स्टॉक इन अर्ली ईयर ऑफ लाइफ। शुरू में जब वो छोटे होते हैं और छोटे होकर बड़े हो रहे होते हैं जानवर, उस वक्त तो ये मेथड फिजिबल है। लेकिन जब ये जानवर बूढ़ा हो जाता है उसके बाद वो डिक्लाइन करता है, उस वक्त नहीं। सिर्फ जब अर्ली ईयर ऑफ लाइफ के अंदर लाइफ स्टॉक के लिए आप एनुअल रिवैल्यूएशन मेथड यूज कर सकते हैं व्हेन दे आर इन एप्रिशिएटिंग फेज, मीन जब उनकी वैल्यू इंक्रीज करती जा रही है। अब इसमें भी कुछ लिमिटेशन मौजूद है। लिमिटेशन बेसिकली क्या है कि एस्टिमेशन ऑफ एस्टैब्लिश एनुअल वैल्यू फॉर द आइटम यील्डिंग आइटम को मशीन है, बिल्डिंग है, आर नॉट ब्रॉट एंड सोल्ड फ्रीक्वेंटली बिकम डिफिकल्ट। बात औकात आपके लिए एस्टिमेशन लगवाना बहुत ज्यादा जो है वो डिफिकल्ट हो जाता है। मसलन जाहिर है कि इस समय जो है ना एक बंदा आएगा, वो तो आप एस्टिमेशन जब रिवैल्यूएशन कर रहे होते हैं तो जाहिर है कि कोई पर्सन आएगा तो वो आपको जो है ना कहेगा कि मैं आपको मैं सेल करना चाहता हूँ, जब रिवैल्यूएशन होगी। अब वो एक पर्सन कहेगा कि मैं 1 लाख में लूंगा, दूसरे कहते हैं मैं इसको 2 लाख में लूंगा, आपके लिए प्रॉब्लम आ गया। वो जाहिर है कि एक पर्सन इतना फर्क दे रहा है, दूसरा आपको प्राइस ज्यादा दे रहा है, बात की जो कीमत लगवाना बात पर डिफिकल्ट हो जाता है। एक तो ये लिमिटेशन इस मेथड के अंदर। दूसरा, मेयर चेंजेस इन प्राइस में रेंडर दिस मेथड अनरियलिस्टिक। अब एक बंदा कहाँ 1.5 लाख दे रहा है, दूसरा उसमें क्या कह रहा है 1 लाख। अब जाहिर है ये मीट फर्क है, अब आपको फर्क है। उसके अंदर भी ये मेथड जो है इसमें जब इतनी हद तक चेंजेस आ जाए ये थोड़ा सा प्रॉब्लम हमें आता है इसके अंदर। तो लिमिटेशन इस मेथड की अपनी जगह। बहरहाल ये मेथड हर जगह नहीं इस्तेमाल होगा। लाइफ स्टॉक के लिए जब आपके पास लाइफ स्टॉक होगा और वो लाइफ स्टॉक जो अर्ली ईयर्स के अंदर होगा, आप उसमें हर साल तक जो है उसकी रिवैल्यूएशन या दोबारा कीमत जो है वो लगवा सकते हैं। हाँ, ये मेथड है जो स्ट्रेट लाइन मेथड, जो कि बहुत ज्यादा सिंपल भी है, इजी भी है और इट इज वेरी सेटिस्फैक्टरी फॉर द मोस्ट ऑफ द पर्पसेस। बहुत सारे पर्पसेस के लिए ये बहुत सेटिस्फैक्टरी है। मैथड होता क्या है बेसिकली? मैथड अज्यूम दैट एसेट्स आर यूज्ड मोर और लेस टू द सेम एक्सटेंट ईच ईयर। आप कहते हैं जी हर साल एसेट एक ही रफ्तार के साथ जो है ये यूज होगा। जैसे मैंने आपको पहले एग्जांपल थी कि जो है ना फर्ज करें जो 5 लाख का एसेट है, आप कहते हैं हर साल 1 लाख की कीमत कम होती जा रही है, ये डिक्लाइन करता जा रहा है। इस्तेमाल करने की वजह से 1 लाख एक दफा कीमत कम होगी, अगले साल फिर 1 लाख, फिर अगले साल 1 लाख, 5 सालों में उसकी कीमत शुरू हो जाएगी। तो बेसिकली ये कंडीशन क्या है? मेथड अज्यूम दैट एसेट्स आर यूज्ड मोर और लेस टू द सेम एक्सटेंट ईच ईयर। कि एसेट मोर और लेस एक ही रफ्तार के साथ जो है वो यूज हो रहा है। तो therefore equal amount of cost on account of their use can be charged। आपने हर साल इक्वल अमाउंट ऑफ कॉस्ट आपने चार्ज करते जाना है हर साल। डिवाइडिंग द टोटल एंटीसिपेटेड डेप्रिसिएशन बाय द नंबर ऑफ इयर्स। आपने जितनी एंटीसिपेटेड डेप्रिसिएशन है, अब एंटीसिपेटेड डेप्रिसिएशन का मतलब क्या है? जितनी आपकी प्राइस थी परचेज की माइनस जो फर्ज करें 5 साल उसकी लाइफ थी, तो 5 साल के वक्त उसकी कितनी कीमत होगी। जब आप उसको माइनस कर देंगे ओरिजिनल प्राइस से, तो ये एंटीसिपेटेड डेप्रिसिएशन आपकी आ जाएगी। आप इसको क्या है, हमने क्या कहा है, डिवाइड करेंगे टोटल एंटीसिपेटेड डेप्रिसिएशन बाय द नंबर ऑफ ईयर द पर्टिकुलर एसेट इज एक्सपेक्टेड टू लॉस। उसको डिवाइड आप करेंगे कि ये जो है कितनी उसमें जो है वो जितनी उसकी लाइफ थी उस पर आप डिवाइड करते हैं। तो टोटल डेप्रिसिएशन इज परचेज प्राइस ऑफ आर्टिकल। टोटल डेप्रिसिएशन क्या है? वही हम जो वही बात कर रहे हैं, एंटीसिपेटेड डेप्रिसिएशन का मतलब है परचेज प्राइस ऑफ आर्टिकल माइनस उसकी जंक वैल्यू, जो 5 साल के बाद हम उसको सेल करेंगे उस पर जो कीमत आएगी वो जंक वैल्यू, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूजफुल लाइफ ऑफ द एसेट। एसेट की एक्सपेक्टेड लाइफ कितनी है, तो ये बेसिकली उसको डिवाइड करते हैं। अब ये
जंक वैल्यू भी कहते हैं उसको, सॉल्वेज वैल्यू भी कहा जाता है, जब आप 5 साल के बाद बेचेंगे उस चीज को मुख्तलिफ नाम दिया जाता है, स्क्रैप वैल्यू भी कहा जाता है, रेजिडुअल वैल्यू भी कहा जाता है। ये 4 मुख्तलिफ नाम है, जंक वैल्यू, सॉल्वेज वैल्यू, स्क्रैप वैल्यू, रेजिडुअल वैल्यू। ये कहीं भी आ जाए इसका मतलब यही है कि जब आप इतने उसकी एसेट की यूजफुल लाइफ जब खत्म होने वाली होगी उस वक्त अगर आप उसको जो है सेल करेंगे तो उसकी कितनी कीमत आपको मिलेगी, ये मुख्तलिफ उसके नाम है। जंक वैल्यू, सॉल्वेज वैल्यू, उसकी रेजिडुअल वैल्यू, स्क्रैप वैल्यू, ये सारे जो है। तो परचेज प्राइस ऑफ एसेट माइनस जंक वैल्यू, जो 5 सालों के बाद, फर्ज करें कि 5 साल लाइफ है तो 5 साल के बाद जो उसकी कीमत आएगी, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूजफुल ईयर ऑफ लाइफ के ये जो है उसमें कितने साल उसकी एक्चुअली लाइफ है उससे डिवाइड करें। ये हम स्ट्रेट लाइन पे मेथड है। अब यहाँ एग्जांपल आप देखें, ये सबसे आसान तरीन सबसे मेथड है, ये आसान है। सपोज अ कल्टीवेटर कॉस्ट ₹24,000, आपकी 24,000 के कल्टीवेटर खरीदते हैं जब आप नया होता है। अब आप कहते हैं 10 साल, इंजीनियर आपको बताते हैं कि इसकी जो है ना ये 10 साल आराम से चलेगा, 10 साल इसकी लाइफ है, तो एक्सपेक्टेड लाइफ हम करें 10 ईयर। जंक वैल्यू ऑफ कल्टीवेटर, अब वो कहते हैं ये जो अगर आप 10 साल के बाद बेचेंगे तो आपको तकरीबन 4,000 दे जाएगा। अब उसकी जंक वैल्यू या सॉल्वेज वैल्यू या स्क्रैप वैल्यू क्या होगी, 4,000 रुपए। एनुअल डेप्रिसिएशन कैसे होगी, 24,000 में से जो उसकी ओरिजिनल कीमत थी माइनस उसकी जंक वैल्यू निकालते हैं, जब आप उसको 10 साल के बाद बेचेंगे तो ये उसकी कीमत थी, डिवाइडेड बाय 10। ये अब आप 2,000 पर ईयर, आपने ये जो स्ट्रेट लाइन मेथड क्या कहता है कि 2,000 पर ईयर आप इसको चार्ज करेंगे, तो ये जो है ना ये है डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने का स्ट्रेट लाइन मेथड। स्ट्रेट लाइन क्या है, स्ट्रेट लाइन का मतलब क्या है, जैसे स्ट्रेट लाइन होता है ना कि आप एक ही रफ्तार से एक एसेट यूज हो रहा है और एक ही कांस्टेंट रेट के साथ यूज हो रहा है, कांस्टेंट रेट में बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आ जाएगी कि एक ही रफ्तार से आप यूज करें। इंफॉर्मेशन ऑन द नंबर ऑफ यूजफुल ईयर ऑफ द पर्टिकुलर एसेट कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द इंजीनियर। ये जो 10 साल हमने लिए ये इंजीनियर से भी मिल सकती है। अगर आप कोई सेकंड हैंड मशीन ले रहे हैं, इन केस ऑफ सेकंड हैंड मशीन वन कैन मेक पर्सनल एस्टिमेट, फिर आप पर्सनल एस्टिमेट ले सकते हैं। आपने फार्म के ऊपर कोई इम्प्लीमेंट ले लिए, सेकंड हैंड ले लिए, अब आप पर्सनल एस्टिमेट लगाएंगे जी। अब ये जो है जाहिर है वो भी इस्तेमाल किया हुआ होगा, अब उसकी कितनी लाइफ बची हुई है वो उस हिसाब से आप जो है वो पर्सनल एस्टिमेट है वो इंजीनियर आपको जो है ना वो नहीं बताएगा। तो इसके बाद दिस मेथड डज नॉट सूट वेयर एसेट गेट यूज्ड अप एट वेरिंग रेट। हमने पहले बात की कि ये सिर्फ वही यूज होगा जहां कांस्टेंट रेट के साथ एक एसेट यूज हो रहा है। अगर ये वेरिंग रेट के साथ कहीं एसेट यूज हो रहा है देन आप ये मेथड वहां नहीं यूज करेंगे। मसलन एक ट्रैक्टर है, ट्रैक्टर के एग्जांपल है, वो आप कहते हैं शुरू में जो है ना ये बहुत ज्यादा हम इसको चलाएंगे और बाद में फिर जाहिर है कि जब ये पुराना हो जाएगा फिर उतना नहीं चलेगा। अब ये क्या है, ये वेरिंग रेट के साथ यूज हो रहा है। अब वहां आप स्ट्रेट लाइन मेथड हो जाएंगे। हाँ, वही कंडीशन अगर ये हो जाती है कि जब आप कहते हैं ये ट्रैक्टर को मैं एक ही हर साल में इतने ही घंटे चलाऊंगा, फिर क्या है, फिर वो कांस्टेंट रेट हो जाएगा। लेकिन अगर वो वेरिंग रेट के साथ एक चीज यूज हो रही है देन आप जो है उसमें इस मेथड को यूज नहीं कर सकते। ये जरा ध्यान में बात रखनी है कि अगर आपको ये एग्जाम के अंदर आ जाए कि एक एसेट है वो वेरिंग रेट के साथ यूज हो रहा है देन यू विल नॉट यूज स्ट्रेट लाइन मेथड देयर। Straight line method will be used when an asset will be utilized with the constant rate, कि खास रफ्तार के साथ एसेट हर साल इस्तेमाल होता जा रहा है, then आप स्ट्रेट लाइन मेथड जो है वो यूज कर सकेंगे। अब दूसरा इसमें ये तो यहाँ सिंपल सा था कि उसकी ओरिजिनल कीमत में से आपने सॉल्वेज वैल्यू जंक वैल्यू निकाल दी, उसको डिवाइड कर दिया 10 के साथ जो उसकी लाइफ थी, तो ये 2,000 पर ईयर आपने चार्ज करना। दूसरा एक मेथड जो है जो कि डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड है। अब इसमें क्या कंडीशन है, फिक्स्ड रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज यूज्ड फॉर एवरी ईयर and applied to the value of asset at the beginning of the year। अब ये जो है ये रेट ऑफ डेप्रिसिएशन फिक्स कर दिया आपने। आप कहते हैं जी मैं इसकी जो है ना हर साल 10% के हिसाब से डेप्रिसिएशन जो है वो कैलकुलेट वो चार्ज कर होगी। अब आपने परसेंट क्या था फिक्स कर दिया, रेट फिक्स कर दिए, हर साल आप उतनी अप्लाई करते जाएंगे और जो है वहां से बिगिनिंग से स्टार्ट हो जाएगी। तो अप्लाई टू द वैल्यू ऑफ एसेट एट द बिगिनिंग ऑफ ईयर, शुरू से जब जो है ये स्टार्ट होगा उस वक्त से आपने उसकी जो है वो उतने उस खास परसेंटेज के साथ उसको वो कर। अब यहाँ से जरूरत नाम से वो नोट करें डिमिनिशिंग बैलेंस क्या मतलब है।
कि पहले साल आपने उसकी 1 लाख कीमत थी, 10% आपने लगाया जी मैं 10% इसको चार्ज करूंगा हर साल। अब पहले साल क्या होगा, 10%, 1 लाख का 10% निकाल लेंगे। अब बाकी जो बैलेंस बचेगा, अब उसके ऊपर डिमिनिशन का मतलब क्या है, कम होता हुआ बैलेंस। जो कम होता हुआ बैलेंस है, अब अगले साल फिर उसके ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज होगा। मतलब ये जो है 10% आपने जो रेट फिक्स किया था, अब उस जो बाकी बैलेंस बचा होगा उसके ऊपर होगी। So depreciation can be computed by establishing a constant percent rate of depreciation. आपने एक रेट तय कर लिया, using this rate each year to the remaining depreciated value, जो बाकी वैल्यू बचेगी, बैलेंस जो बचेगा उसके ऊपर आप बेसिकली जो है वो डेप्रिसिएशन लगाएंगे। फिक्स रेट टू द इज अप्लाइड टू द बैलेंस अंटिल साल्वेज वैल्यू इज रीच्ड। आप उस वक्त तक उसको डेप्रिसिएशन चार्ज करते रहेंगे अंटिल आपके पास एंड में जो साल्वेज वैल्यू है या जो उसकी एसेट की यूजफुल लाइफ के बाद एक खास कीमत बाकी बचती है, उस वक्त तक आप उसको वो फिक्स रेट लगाते जाएंगे एंड नो फर्दर डेप्रिसिएशन पॉसिबल। जब उसकी साल्वेज वैल्यू आ गई, तो जंक वैल्यू जब आ गई है, जब स्क्रैप वैल्यू जिसे हम कहते हैं, उसके बाद तो मजीद डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं हो सकेगी। तो दिस मेथड रिजल्ट इन हायर डेप्रिसिएशन चार्जेस ड्यूरिंग द अर्लियर ईयर ऑफ आर्टिकल एंड लोअर चार्जेस इन द लेटर ईयर। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो ये जो मेथड है, अगर आपको कहा जाता है कि एक डेप्रिसिएशन का मेथड एक एसेट है जो शुरू में बहुत ज्यादा इस्तेमाल होना है और बाद में ज्यादा इस्तेमाल नहीं होना, उस वक्त आप कौन सा मेथड यूज करेंगे, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। क्योंकि वहां आप स्ट्रेट लाइन नहीं यूज कर सकते। स्ट्रेट लाइन वहां यूज होता है जहां आपको ये कहा जाता है कि एसेट हर साल एक ही रफ्तार के साथ कांस्टेंट रेट के साथ इस्तेमाल होता है, तब आप स्ट्रेट लाइन यूज करते हैं। जहां इस केस में आपको कहा जाए कि एक एसेट है, हमने शुरू में उसको बहुत ज्यादा इस्तेमाल करना है, बाद में इतना नहीं इस्तेमाल होगा, अब वो उस पे क्या होगा, ये डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड बेसिकली ये डेप्रिसिएशन का उसलिए किया गया है कि ये इट रिजल्ट इन हायर डेप्रिसिएशन चार्जेस ड्यूरिंग द अर्ली ईयर। शुरू के दिनों के अंदर ये डेप्रिसिएशन ज्यादा चार्ज होती है और लेटर ईयर्स में ये कम चार्ज होती है। प्रोवाइड ऑटोमेटिकली साल्वेज वैल्यू एट द एंड ऑफ पीरियड। आपको उसकी एसेट की जितनी यूजफुल लाइफ है उसके बाद आपको ऑटोमेटिकली वही साल्वेज वैल्यू आ जाएगी। तो सपोज एनुअल डेप्रिसिएशन कैलकुलेटेड फॉर द कल्टीवेटर। अब एक कल्टीवेटर 24,000 का था, हम कहते हैं कि 20% हमने फिक्स कर लिया, हर साल हम 20% की डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। फर्स्ट ईयर जब वो आएगा, हमने कहा कि शुरू का ईयर में शुरू हो गया, 24,000 का था, 24,000 का आपने क्या किया, 20% निकाल लिया। अब 20% जब इसका किया, 24,000 मल्टीप्लाइड बाय 20/100, ये 4800 रुपया आ गई। अब डिमिनिशिंग बैलेंस का क्या मतलब है, 24,000 में से 4800 निकाल लिया, बाकी 19,200 था। अब अगली दफा जो परसेंट फिक्स की थी वो 19,200 पे लगेगी। दूसरा साल आया, अब क्या था, सेकंड ईयर ₹19,200। अब आपके पास इस साल उस चीज का जो आपने कल्टीवेटर लिया था उसका बैलेंस बाकी ये बचा हुआ है। आपने 20% क्या किया, 19,200 का 20%, 3,840 था, अब 19,200 माइनस 3,840, अब बैलेंस बचा 15,360। तीसरे ईयर क्या बता, 15,360 के ऊपर 20% आप लगाएंगे, तो ये 3,072 बना। 15,360 माइनस 3,072, 12,288, बाकी बैलेंस बच गया। फिर फोर्थ ईयर 12,288 वही 20% लगाया, ये 2,457 के 9.60 था, अब 12,288 में फिर ये निकला। तो ये इस तरीके से आपने ये जो है फर्ज करें, ये 7वें साल के बाद आपके पास 5,033 बच गया। ये आपके साथ आपको कहा गया था कि 7 साल उसकी लाइफ है, आपने 7 साल के बाद इसको इसकी एंड में साल्वेज वैल्यू बाकी बच जाएगी। ये 5,033 जो है ये साल्वेज वैल्यू है, तो आपने उस वक्त तक उसको जो है वो चार्ज करते रहना है। ये खास रेट फिक्स करके उसको जो है उस हिसाब से आपने वो करना है कि एंड में आपके पास जो है इस साल्वेज वैल्यू बाकी बच जाए। तो ये जो है ये डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड कहते हैं। तो इसमें कोई क्वेश्चन या कोई चीज जो समझ ना आई हो अभी इन दो मेथड्स के अंदर, जी किसी का कोई क्वेश्चन है? हाँ जी, किसी का कोई क्वेश्चन, कोई चीज जो क्लियर ना हुई हो? तो उसमें जी कोई क्वेश्चन? सर ये हम कैलकुलेट करेंगे जब तक उसकी से डेप्रिसिएशन वैल्यू मतलब साल में लाइफ उसकी खत्म हो जाएगी तब तक कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद हम कोई भी मेथड नहीं यूज करेंगे।
तो इसमें हाँ, इसकी ये देखे ना, आपने शुरू में आपको था कि जी मैं इसको कुछ 7 साल चलना है ये एसेट। अब बेसिकली इसमें जो है आप जब शुरू में एक रेट फिक्स कर लेते हैं तो रेट आप फिक्स उस हिसाब से ही करते हैं कि जी मैंने इतने साल तक इस एसेट को चलाना है, मैं इतने परसेंट इसको जो है ना मुझे फिक्स कर लेता हूँ कि मैं इतने परसेंट। बस इसमें आपने एक चीज बस जहन में यही रखनी है कि एंड में आपके पास उस वक्त तक एक परसेंट फिक्स कर दें, एंड में उस वक्त तक ये चार्ज होती रहेगी डेप्रिसिएशन जब तक आपके पास उसमें जो है ये जंक वैल्यू आ जाए। आपके ख्याल से आपने 7 साल तक एक एसेट चलाना था, अब 7 साल के बाद उसकी जंक वैल्यू आ गई है, आपने परसेंटेज शुरू में फिर से इस वजह से की थी कि मैं इतना 20% करता हूँ, 20% के बाद 7 साल बाद इसकी जंक वैल्यू आ जानी है। मैं जंक वैल्यू के बाद डेप्रिसिएशन जंक वैल्यू के बाद तो नहीं कैलकुलेट होती, डेप्रिसिएशन अमाउंट बेसिकली होती वही है कि मैंने जंक वैल्यू वो कीमत जहां तक आप डेप्रिसिएशन चार्ज कर सकते हैं, तो वो जो उसके बाद डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं होती। अच्छा, इससे रिलेटेड जी, और कोई क्वेश्चन? उसको भी आप बता। नो सर। ठीक है, तो ये जो है इसके बाद जो है ना और मेथड जो है ना वो नेक्स्ट मीटिंग दोबारा वो करें। आपको जो है वो जो राग्स हैं वो भी तो इस मीटिंग की जो है वो टाइम खत्म होने वाला है, तो आपको कोई वो होंगे कोई क्वेश्चन जो आप उस चैट बॉक्स में भी जो है ना वो कर सकते हैं, या अपने ग्रुप के अंदर भी जो है